एक्सियली लोडेड मेंबर्स के बारे में हम अपनी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, बल्कि हम एक से ज़्यादा वीडियो में बात कर चुके हैं। अब हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में या मशीनों के उन हिस्सों के बारे में बात करेंगे जो टॉर्शन या ट्विस्टिंग के ज़ेर असर हैं। वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट या स्ट्रक्चरल मेंबर जो टॉर्शन के ज़ेर असर हैं, उनका इस्तेमाल बहुत सारी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में होता है, चाहे वो एरोस्पेस की हो, चाहे मैकेनिकल की हो या सिविल इंजीनियरिंग की हो। इनमें जो सबसे कॉमन है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट है। ट्रांसमिशन शाफ्ट का काम होता है कि वो टॉर्क को एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस में ट्रांसफ़र करे या ट्रांसमिट करे। ट्रांसमिशन शाफ्ट जो है वो मेनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, जो कि हॉलो या खोखला भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। हम अपनी इस वीडियो में ट्रांसमिशन शाफ्ट के बारे में बात करेंगे, ख़ास तौर पर वो ट्रांसमिशन शाफ्ट जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है। किसी और क्रॉस सेक्शन की ट्रांसमिशन शाफ्ट के बारे में हम बात नहीं करेंगे। और इस वाली वीडियो में इसमें हम सिर्फ स्टैटिकली डिटर्मिनेट केसेस के बारे में बात करेंगे। अब हम अपनी बात को एक थोड़ा मिसाल के ज़रिए से आगे चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने एक टरबाइन और एक जनरेटर है जो एक शाफ्ट के ज़रिए आपस में मिले हुए हैं। इसकी बेसिकली दो मोशन है, एक तो प्रॉपर सर्कुलर मोशन है और एक इसकी जो रिलेटिव ट्विस्ट है कि अगर एंड बी से ए को देखें तो ए जो है वो अंडर लोड थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रेसेस वगैरह पैदा होंगी और डिफॉर्मेशन होगी। हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। इसकी जो रिजिड बॉडी रोटेशन है कि प्रॉपर रोटेशन हो रही है एज शाफ्ट की एज रिजिड बॉडी, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो टरबाइन जो है ये शाफ्ट पर टॉर्क टी लगा रही है और ये जो शाफ्ट है ये जनरेटर पर टॉर्क टी लगा रही है, जैसे कि यहाँ नीचे वाली फिगर में है। और जवाब में ये जो जनरेटर है ये शाफ्ट पर टॉर्क टी प्राइम रिएक्शन के तौर पर लगा रहा है और जो शाफ्ट है वो टरबाइन पर रिएक्शन के तौर पर टॉर्क टी प्राइम लगा रहा है। तो अगर हम इसको आइसोलेट करें तो हम ये देखेंगे कि हमारी शाफ्ट जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं उसके एक एंड पे टॉर्क टी और दूसरे एंड पर रिएक्शनरी टॉर्क टी प्राइम लगी हुई है। और इसके ज़ेर असर जो भी शाफ्ट की डिफॉर्मेशन, एंगुलर डिफॉर्मेशन या जो शाफ्ट में शेयरिंग स्ट्रेस पैदा होंगी, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। अब हम कुछ मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक कार का या मोटरसाइकिल का जो बोल्ट है उनको टाइट करें तो ये वाला मेंबर जो है इस पर ट्विस्टिंग मोमेंट या टॉर्क लगती है। इसी तरह मोटरसाइकिल की जो ड्राइव है जब वो रियर व्हील तक आती है तो इस शाफ्ट के ज़रिए से उसमें टॉर्क ट्रांसमिट होती है। इसी तरह जो हमारे इंजन है, एयरक्राफ्ट के इंजन है, उसमें जो मेन बीच में होती है वो शाफ्ट होती है जिस पर टरबाइन और कंप्रेसर लगे हुए होते हैं, तो ये शाफ्ट भी अंडर टॉर्क है। उसके अलावा ये दो आपके पास ट्रांसमिशन शाफ्ट की दो और एग्जांपल हैं जिसमें टॉर्क एक प्लेन से दूसरी प्लेन तक ट्रांसमिट की जाती है। तो ये एग्जांपल्स कुछ आपको बताएं ताकि आपको समझ में आए कि टॉर्शनल मेंबर या जिनको अंग्रेज़ी में मेंबर अंडर टॉर्शन कहेंगे, उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। तो उनका डिज़ाइन और एनालिसिस हमारे लिए बेइंतहा अहमियत के हामिल हैं। चूँकि एक पैरामीटर जो हम देखना चाहते हैं वो शेयरिंग स्ट्रेस है, तो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल टॉर्क टी की वजह से शाफ्ट के अंदरूनी हिस्से पे क्या हो रहा है। उसके लिए हम बेसिकली ये करते हैं कि पॉइंट सी पर जो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो हम उस पर क्रॉस सेक्शन हाइपोथेटिकली इसको यहाँ से काट के और अंदरूनी क्रॉस सेक्शन पर क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो चूँकि अप्लाइड लोड है वो उसकी नेचर ट्विस्टिंग मोमेंट की सी है, तो हर पॉइंट पर जो कि शाफ्ट से किसी डिस्टेंस पर है और हर पॉइंट को अगर हम एक छोटे से एरिया की फॉर्म में देखें, छोटा सा एरिया यानी कि डी, तो उस पर एक फोर्स डी लगी होगी और ये जो पॉइंट है वो शाफ्ट के जो सेंटर एक्सिस है वहाँ से डिस्टेंस रो के फासले पर है।
तो डिस्टेंस रो पर एक फोर्स DF लगी हुई है, और किसी भी डिस्टेंस रो पर यानी कि पूरे इसके सर्कुलर उसमें अगर हम देखें तो फोर्स ऐसी लगी होगी जो कि रो के परपेंडिकुलर होगी। तो ये फोर्स DF जो लगी हुई है, जब हम तमाम पॉइंट्स पर इनको ऐड करेंगे तो वो T प्राइम या T के बराबर होनी चाहिए। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू रो यानी कि मोमेंट आर्म इंटू फोर्स जो कि DF है। अब ये शेयरिंग अगर फोर्स है तो हम इसको बहुत आराम से लिख सकते हैं कि ये टाओ मल्टीप्लाइड बाय DA होगा, यानी कि शेयरिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग। और ये सारा कुछ इंटीग्रेशन के अंदर होगा, ताकि क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि हम टोटल T निकाल सकें। अब होता यह है कि जनरली हमें T नहीं निकालना होता, बल्कि T हमें किसी न किसी तरीके से पता होता है और हमें ये टाओ निकालना होता है। तो उस तरह अगर हम इसको अब देखें तो हम यहाँ से आगे मैथमेटिकली नहीं जा सकते। वजह यह है कि हमें ये नहीं मालूम कि टाओ ये जो DF है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी कि इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर ये बराबर है, जहाँ पर शाफ्ट का एक्सिस है वहाँ पर क्या वैल्यू है, जहाँ पर शाफ्ट का आउटर किनारा है वहाँ पर क्या वैल्यू है, वो हमें चूँकि कुछ नहीं मालूम। तो टेक्निकली ये हमारा केस एक हो जाता है कि ये जो है वो स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट केस बन जाता है, क्योंकि जब तक हमें टाओ की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होगी हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो लिहाजा फिर हमें शाफ्ट डिफॉर्मेशन पर जाना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह हम यहाँ ये भी नहीं कह सकते कि एक्सियली लोडेड मेंबर की तरह तमाम क्रॉस सेक्शन पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर की है, ये भी हम नहीं कह सकते। वहाँ पर हमने ये कहा था कि हम ये ज्यूम करते हैं कि ये बराबर है, बाद में हमने दिखाया भी था कि वो बराबर है। वजह ये थी कि वहाँ हमारे पास ऐसी रीजंस थी कि हम कह सकें कि डिस्ट्रीब्यूशन बराबर। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये वाली जो अंदरूनी फोर्सेस हैं इन सब का नेट जो है वो T प्राइम या T के बराबर होगा, और इससे आगे फ़िलहाल हम कोई बात नहीं कर सकते। अच्छा, मज़ीद आगे बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम एक एलिमेंट लें जो कि शाफ्ट से कुछ फासले पर है, इस पॉइंट को हम देखें जो कि आउटर साइड पर है, एक्सिस के शाफ्ट ये है और ये पॉइंट बिल्कुल सबसे बाहर है, तो इसके चारों फेसेस पर शेयरिंग स्ट्रेस इस तरह लगी होगी जैसे कि ये नज़र आ रही है। अच्छा, अगर डिफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो सर्कुलर हमारी शाफ्ट है, और इसको अगर हम इस तरह देखें कि ये मुख्तलिफ स्लैट्स से बनी हुई है, जो कि हमने यहाँ पर एक एंड पर और दूसरे एंड पर इनको हमने इस तरह जोड़ा है कि गोया कि वो एक तरह का पिन कनेक्शन बना हुआ है। और अब हम इस पर टॉर्क लगाएं तो इसकी शाफ्ट की लंबाई में इजाफा नहीं होगा, लेकिन ये इस तरह ये एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा स्लाइड सा कर जाएंगे जैसे कि ये नज़र आ रहा है, और ख़ास तौर पर ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं अगली फिगर में। कि ये लेफ्ट वाली फिगर को देखिए कि हमने शाफ्ट ली और शाफ्ट पर ये वाली लाइनें लगा ली हमने, और सर्किल लगा ली है थोड़े थोड़े फासले पर, एक ये सर्किल लगा लिया, एक ये लगा लिया, एक ये लगा लिया, एक लगा लिया। इसी तरह जो है ये लॉन्गिट्यूडनल लाइनें लगा ली जो शाफ्ट के एक्सिस के सारी पैरेलल होंगी। अब हम जब इसको ट्विस्ट करेंगे, जो कि नीचे इसकी ट्विस्टेड या आफ्टर डिफॉर्मेशन शक्ल नज़र आ रही है, तो ये जो सर्किल है ये सर्किल ही रहेंगे, ये सिर्फ थोड़े थोड़े रोटेट कर जाएंगे। जबकि ये जो लाइनें हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइनें, ये थोड़ी थोड़ी एक तरह की जिस तरह हम कहते हैं कि टेढ़ी हो जाएंगी, यानी कि ये पहले ये बिल्कुल सीधी थी लेकिन अब ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, लेकिन ये रहेंगी एक दूसरे के पैरेलल ही, और इनका आपस का डिस्टेंस भी वही बरकरार रहेगा। और अगर हम इसके क्रॉस सेक्शनल एंड से देखें और रेडियल लाइन एक ड्रॉ करें तो हम देखेंगे वो रेडियल लाइन जो है वो थोड़ी सी रोटेट होके कुछ एंगल से वो रोटेट हो गई है, और सारे अमल में जो शाफ्ट की लंबाई है उसमें इजाफा नहीं हुआ है। अगर शाफ्ट की लंबाई में इजाफा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल
स्ट्रेन नहीं है। इसी तरह अगर हम देखें कि यहाँ जो हमने लाइनें लगाई थी तो ये तमाम जो चीज़ें थी ये एक तरह का जिस तरह के स्क्वायर होता है वो बने हुए थे और इनके एंगल ये 90 डिग्री थे। लेकिन जब हम इनको गौर से देखें तो हम देखेंगे इनके 90 डिग्री जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ शेयरिंग स्ट्रेन मौजूद है, या जब हम टॉर्क टी लगाते हैं तो सिर्फ शेयरिंग स्ट्रेस पैदा होती है, जिसकी वजह से ये जो 90 डिग्री जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसी चीज़ को अगर यहाँ जो हम देखते हैं, जो पहले भी तस्वीर दिखाई थी आपको, अगर इसको गौर से देखें तो चूंकि ये इस तरह की चीज़ें डिफॉर्मेशन हुई है तो ये जो पहले एक दूसरे के ऊपर थे ये निशान, वो अब थोड़े थोड़े ट्विस्ट होकर ये निशान थोड़ा सा आगे चला गया और ये निशान अपनी जगह पर कायम है। अब हम शाफ्ट की डिफॉर्मेशन को फर्दर स्टडी करते हुए इसमें से कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन या फार्मूले निकालने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह ये शाफ्ट है, एक एंड पे फिक्स्ड है, दूसरे एंड पर हम एक टॉर्क लगा देते हैं, लेंथ इसकी एल है जो हमें पता है नहीं चेंज होगी, और इस पर एक लाइन, इसकी सरकमफ्रेंस पर एक लाइन मार्क कर लेते हैं ए बी, जो कि शाफ्ट के एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है और इसकी सरफेस पर है। अब हम इसको जब ट्विस्ट करेंगे तो इसकी कुछ ये सिचुएशन होगी कि ये पॉइंट ए जो है ये पॉइंट ए प्राइम पे चला जाएगा, और ये जो इसका सेंटर है शाफ्ट का, इसको आप जो मर्जी नाम देना चाहें वो दे दें, तो वो वहीं पर रहेगा, सिर्फ वो रोटेट करेगा, जबकि पॉइंट ए जो है वो कुछ ट्रेवल करता हुआ पॉइंट ए प्राइम पे चला जाएगा। और जो ये लाइन, ओरिजिनल लाइन जो कि ये डैश लाइन की फॉर्म में लिखी हुई नज़र आ रही है, ये जो है अब इस फॉर्म में आ जाएगी। और ये जो एंगल है, एंगल फी, इसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट भी कहेंगे, क्योंकि शाफ्ट एंगल फी जो कि रेडियन में नापा जाएगा, इतनी शाफ्ट ट्विस्ट हो गई है। अच्छा, मैं इस फिगर को अब हम गौर से देखें तो हमें ये नताइज निकालने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी कि एंगल फ़ी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या रास्त मुतनासिब है टॉर्क टी के। इसी तरह ये एंगल फ़ी जो है ये रास्त मुतनासिब है लेंथ एल के भी, कि अगर ये लेंथ एल बढ़ जाएगी तो एंगल फ़ी बढ़ जाएगा। अच्छा, ये ख़ासियत सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, हम इसकी फिज़िक्स हम पीछे देखते आए हैं कि जी ये इसके जो भी मार्क करें लाइनें, उनकी जो सर्कुलर लाइनें वो सर्कुलर ही रहती हैं, और जो हम लाइनें मार्क करते हैं पैरेलल जो होती हैं एक्सिस के, वो थोड़ा सा एक डिफॉर्म होती हैं और इनकी सिचुएशन ये हो जाती है। अगर हमारा क्रॉस सेक्शन की शेप लेट्स से स्क्वायर होती तो फिर ये लाइनें सीधी ना रहती। आप ख़ास तौर पर इन लाइनों को देखें, ये लाइनें डिस्टॉर्ट हो जाती, जिसका मतलब है कि क्रॉस सेक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता। तो इसमें फिर हमारी स्ट्रेसेस दूसरी किस्म की, यानी कि नॉर्मल और एक से ज़्यादा तरह की शेयरिंग स्ट्रेसेस जन्म लेती, तो वो एक सिचुएशन हमारे बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो इसीलिए हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब हम इस गुफ्तगू को थोड़ा आगे चलाते हैं और शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करने की तरफ जाते हैं। उसके लिए हम ये देखते हैं कि हम एक तो हमारी वो पुरानी वाली शाफ्ट है जो कि पिछली स्लाइड में हमने दिखाई, जो इस तरह डिफॉर्म हुई भी है। लाइन आप देख सकते हैं, ये लाइन है, ये लाइन सी जो है वो डी पे चली गई है, ये एंगल फी है, ये इसका रेडियस सी है, ओ वो पॉइंट है जहाँ पर के एक्सिस गुजर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ही अगर हम ऐसा करते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर आइसोलेट कर लेते हैं। ये बाहर जो डैश लाइन में है ये ओरिजिनल सिलेंडर है या ओरिजिनल शाफ्ट है, और इसके अंदर तमाम चीज़ें वही हैं। यूँ समझे कि हमने ऊपर का मटेरियल थोड़ा सा गायब कर लिया और हमने उस पर यही मार्किंग की कि ये लाइन जो है सी, ये वाली लाइन जो है, इसको यूँ समझे कि पूरी अंदर तक हमने मार्क की हुई है, पूरी प्लेन, तो हमने उसमें से ये लाइन मार्क कर ली। और अब हम जब टॉर्क इस पर लगाएंगे, जो ए है वो ए प्राइम पे चला जाएगा, और ये ट्विस्ट एंगल है वो एंगल फी रहेगा। लेकिन ये वाला जो एंगल है, ये एंगल चूँकि हम अब शाफ्ट के थोड़ा अंदर हैं तो वो कुछ गैमा होगा, और अगर हम शाफ्ट के बाहर होते तो ये एंगल ज़रा ज़्यादा बड़ा होता
और शाफ्ट के बिल्कुल बाहर वाले उस पर ये गैमा मैक्स है, तो इसका नाम गैमा दे दिया, इसका नाम गैमा मैक्स दे दिया है। और अब इस लेंथ को हम ए प्राइम को देखते हैं अगली स्लाइड में। तो ये वही फिगर है। इसमें अगर आप देखें, ये लाइन ए बी है, ये लाइन ए प्राइम बी है। ये हमने एक एलिमेंट मार्क किया था, ओरिजिनली वो इस तरह का था, मगर ये डिस्टॉर्टेड शक्ल इसकी ये हो गई है। ये हमने दो इसमें सर्कल मार्क किए थे, और सर्कल वैसे के वैसे हैं, सिर्फ ये के थोड़ा ट्विस्ट हो गए, जिसकी वजह से ये एलिमेंट जो है वो इस तरह का हो गया। ये एंगल गैमा है और ये एंगल फी है। तो ये जो डिस्टेंस ए प्राइम है, ये आर्क लेंथ ए प्राइम कहलाया जा सकता है। और हम ये देख सकते हैं कि ए प्राइम जो है उसकी वैल्यू रो फी के बराबर होगी। ए प्राइम की वैल्यू अगर हम इस एंगल से देखें तो वो होगी एल गैमा। तो चूंकि ए और ए प्राइम तो वही है, तो एल गैमा इज इक्वल टू रो फी लिखा जा सकता है, जहाँ से हमें गैमा के बारे में पता चल गया कि गैमा इज इक्वल टू रो फी ओवर एल। अच्छा, ये गैमा चूंकि अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम इस गैमा के बारे में बात करें और हम ये जो डिस्टेंस सी डी के बारे में बात करें, तो वही जब हम पॉइंट लेंगे कि ये जो है दोनों तरफ से देखा जा सकता है, ये सी डी लेंथ यहाँ से भी देखी जा सकती है और यहाँ से भी देखी जा सकती है। तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि गैमा मैक्स इज इक्वल टू सी फी ओवर एल। यहाँ रो फी ओवर एल था, यहाँ पर सी फी ओवर एल हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, थोड़ी सी अगर सब्स्टिट्यूशन वगैरह करें, कि गैमा एक वेरिएबल है, गैमा इज इक्वल टू रो ओवर सी गैमा मैक्स। अच्छा, अब इसमें है ये कि सी की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है, गैमा मैक्स की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है। गैमा मैक्स हमें पता नहीं है। रो की वैल्यू चेंज हो सकती है, 0 से लेके सी तक चेंज हो सकती है, यानी कि रो की वैल्यू 0 भी हो सकती है, हाफ सी हो सकती है, क्वार्टर सी हो सकती है, 0.7 ऑफ सी हो सकती है। रो की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो सी होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि गैमा अगर हमें निकालना हो और गैमा मैक्स हमें पता हो, तो अगर रो ओवर सी कि जितना जी गैमा पार्ट है सी का 0.7 है या 0.5 है या 0.25 है, तो गैमा मैक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस रेशो, उस नंबर से, तो आपको गैमा मिल जाएगा। अब हमने दोनों तरफ जी से मल्टीप्लाई किया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस से मल्टीप्लाई किया, तो ये जी गैमा इज इक्वल टू रो ओवर सी जी गैमा मैक्स आ गया। हमें पता है कि इलास्टिक रेंज में, लीनियर इलास्टिक रेंज में टाउ इज इक्वल टू जी गैमा, तो यहाँ पर पता चल गया कि टाउ इज इक्वल टू रो ओवर सी टाउ मैक्स, यानी कि टाउ मैक्स जो कि एक फिक्स वैल्यू है, जो कि सिर्फ बाहर वाली साइड पर है, उसको हम रो ओवर सी से मल्टीप्लाई करें तो हमें टाउ आ जाएगा। तो रो जो चेंज होता जाएगा उस तरह ही लीनियरली टाउ की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, अब हम ये लेते हैं रिलेशनशिप जो हमें टाउ की मिल गई है, और इसको हम अपने ओरिजिनल जो हमने टाउ का और टी का जो रिलेशनशिप बनाई थी, हम उसमें इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर द एरिया रो टाउ डी ए था। आप लेक्चर के शुरू में देख के इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें हमने तमाम चीज़ें रख दी, रो ओवर सी टाउ मैक्स हमने रख दी। तो टाउ मैक्स जो है वो एक फ़िक्स्ड वैल्यू है, सी एक फ़िक्स्ड वैल्यू है, जबकि रो वेरिएबल है जो 0 से सी तक इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब टी की वैल्यू हो गई टी इज इक्वल टू टाउ मैक्स ओवर सी एरिया इंटीग्रल फॉर इंटू रो स्क्वायर इसके अंदर है। इस इंटीग्रल का एक नाम हमने रखा हुआ है जे, और ये जे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बल्कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए एक ही दफ़ा ये कैलकुलेट कर लिया गया है। तो जो भी इससे रिज़ल्ट हम निकालते हैं उसका नाम जो है इलास्टिक टॉर्शन फार्मूला है। वो इस तरह है कि अब हम जे सी और टाउ मैक्स जो है वो टी के बराबर है। जनरली हमें टी पता होता है, टाउ मैक्स हमें नहीं पता, और सी हमें पता होता है, और जे हम निकाल सकते हैं, इसका फिक्स फार्मूला है।
तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि टाउ मैक्स इक्वल टू टी सी ओवर जे, और ये टाउ मैक्स की वैल्यू यहाँ पर है जहाँ रो इज इक्वल टू सी। अगर हम अंदर कहीं वैल्यू निकालना चाहें तो हम इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके अंदर वैल्यू निकाल सकते हैं कि टाउ इज इक्वल टू टी रो ओवर जे। जे की वैल्यू जो एक ही दफ़ा निकाल ली गई है, आपने सिर्फ इसके अंदर फिल इन दी ब्लैंक्स करने होंगे। वो ये कि जे इज इक्वल टू हाफ पाई सी रेज़ टू पावर 4, तो इसके यूनिट्स भी mm रेज़ टू पावर 4 होंगे। तो सॉलिड क्रॉस सेक्शन के लिए जे की वैल्यू ये है, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। खोखले क्रॉस सेक्शन के लिए, या जिसको हम अंग्रेज़ी में हॉलो क्रॉस सेक्शन कहेंगे, उसके लिए जे की वैल्यू है कि जे इज इक्वल टू हाफ पाई इंटू C2 यानी कि आउटर रेडियस रेज़ टू पावर 4 माइनस C14 यानी कि इनर रेडियस रेज़ टू पावर 4। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम इस फिगर पर देखें तो जो एलिमेंट छोटे छोटे हम ड्रॉ करेंगे उसमें देखें यहाँ टाउ मैक्स होगा, फिर यहाँ टाउ की कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, और ये हम एक पर्टिकुलर रेडियल लाइन को हम देख रहे हैं। किसी और रेडियल लाइन पर सिचुएशन ये होगी, लेकिन वैल्यू बिल्कुल बराबर होगी। जो टाउ मैक्स यहाँ पर है वही टाउ मैक्स यहाँ पर है, और वही टाउ मैक्स यहाँ पर है, अगर टी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक फिक्स टी की वैल्यू के लिए। और अगर हम इसको लेट से किसी को भी इस वाले को क्यूब को हम आइसोलेट करें तो ये वाला एरो ये शो हो रहा है कि ये एक शेयरिंग स्ट्रेस है, और अगर इस एलिमेंट को जिस हमने आइसोलेट कर लिया अगर उस पर एक ही शेयरिंग स्ट्रेस मौजूद है तो यहाँ पे भी शेयरिंग स्ट्रेस होगी। डायरेक्शन आप इसकी देख लीजिए, इसके जो पैरेलल है इस फेस के वहाँ पे भी शेयरिंग स्ट्रेस होगी, और यहाँ पे भी होगी। जो इसके पैरेलल है नीचे उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यही सिचुएशन यहाँ पे है, किसी को भी यहाँ से इसको ले लीजिए। वही सिचुएशन यहाँ पर है, आप किसी को भी ले लीजिए, इस वाले को ले लीजिए। तो जो भी एलिमेंट आप यहाँ से लेंगे एक छोटा सा सर्कुलर एलिमेंट, उस पर शेयरिंग स्ट्रेस की ये कंडीशन होगी। इसी तरह अगर हम इस फिगर में देखें तो हमने ये किया कि पूरे शैफ्ट में से एक पाई सी काट के निकाल दी है, और ये जो रेडियल लाइन है उस पर ये जो टाउ मैक्स और फिर निस्बतन कम वैल्यूज टाउ की हैं, तो ये उस फेस पर हैं जिस फेस पर टॉर्क लगी हुई है। और इक्विलिब्रियम की रिक्वायरमेंट इस तरह है कि ये शेयरिंग स्ट्रेस जो है वो अकेली नहीं होती। तो जो अंदर वाली पार्ट है जो कि हमने अभी पाई काट कर निकाला है, तो ये भी अब एक्सपोज हो गया है, तो बिल्कुल इक्वल, और इस डायरेक्शन में शेयरिंग स्ट्रेस की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन इस फेस पर भी होगी जैसा कि इस फेस पर है। तो ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये आप अगर याद रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि हम इसका आगे जाके इस्तेमाल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में बात करेंगे। वो बात यकीनन थोड़ी मुख्तसर होगी क्योंकि तमाम कॉन्सेप्ट तो हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं।